राइस ट्रांसप्लांटर की सहायता से साफ सुथरे ढंग से और कुशलतापूर्वक धान की रोपाई की जा सकती है, लेकिन इस्तेमाल में लाई जाने वाली नर्सरी राइस ट्रांसप्लांटर के लिए उपयुक्त होनी चाहिए, जिससे कि रोपाई सुचारू हो और बढ़ोतरी में बाधा ना आए। यहां हम संक्षेप में बताने जा रहे हैं कि राइस ट्रांसप्लांटर का इस्तेमाल कर रोपाई के लिए नर्सरी का किस तरह प्रबंधन किया जाना चाहिए। अब आइए नर्सरी तैयार करने की विधि पर नजर डालें। नर्सरी के लिए इस प्रकार के धान के खेत का चयन कीजिए जिससे आसानी से पानी निकल सकता है। जुताई कर मिट्टी तोड़ने और सतह को समान रूप से समतल करने के लिए रोटरी टिलर का इस्तेमाल करें, नहीं तो नर्सरी की बढ़ोतरी एक समान नहीं होगी। नर्सरी को सुगमता पूर्वक सिंचित करने के लिए नर्सरी के दोनों तरफ नाली बनाएं। अब आइए धान के बीजों को तैयार करने की विधि पर नजर डालें। अनुशंसित या किसी प्रतिष्ठित एजेंसी द्वारा गारंटी शुदा धान के बीजों का इस्तेमाल करें। घर पर रखे धान के बीजों का इस्तेमाल करते समय विशिष्ट गुरुत्व चयन के अनुसार बीजों का चयन करें। इस तरह आप सबसे अच्छे बीजों का चयन कर सकते हैं, जिससे नर्सरी की एक समान बढ़ोतरी सुनिश्चित होती है। इससे आपको बीजों को धूल मिट्टी, पुआल के मलबे और खरपतवारों से भी मुक्त कर सकते हैं। धान के बीजों को पानी में भिगो दीजिए। कुछ बीज पानी में डालते ही नीचे बैठ जाएंगे, जबकि अन्य सतह पर तैरते रहेंगे। इस बात की पूरी संभावना होती है कि तैरने वाले बीज भरे हुए नहीं हैं या अंकुरित नहीं हो सकते हैं। एक जालीदार टोकरी से उन्हें छान कर निकाल लें और बुवाई के लिए उनको इस्तेमाल में ना लाएं। नमकीन पानी का इस्तेमाल करने से चयन और ज्यादा बेहतर हो सकता है। 10 लीटर पानी में 1.5 किलोग्राम नमक मिलाकर नमकीन पानी तैयार करें और विशिष्ट गुरुत्व समायोजित कर 1.08 पर रखें। धान की संकर और बासमती किस्मों के लिए ताजे पानी में न कि नमकीन पानी में बीजों का चयन किया जाना चाहिए। नमकीन पानी का इस्तेमाल कर चयन करने के बाद नमक की सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्रा भी हटाने के लिए बीजों को अच्छी तरह से ताजे पानी से धोएं। नमक की थोड़ी सी भी मात्रा बची रहने पर बीजों को नुकसान पहुंच सकता है। अब धान के बीजों को पर्याप्त मात्रा में पानी सोख लेने दें, जिससे कि बुवाई के बाद अंकुरण और बढ़ोतरी को बढ़ावा मिले। इस चरण को बीज भिगोना कहा जाता है। जालीदार थैलियों में धान के बीजों को बांटकर भिगोएं, जिससे कि धान के बीज समान रूप से पानी सोख ले। बांटने के बाद धान के बीजों को पानी में डालकर अंकुरण होने की प्रतीक्षा करें। दिन में 2 बार पानी बदलना सुनिश्चित करें। पानी नहीं बदलने पर धान के बीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे अंकुरित नहीं हो पाएंगे। अगर कोई जल स्रोत उपलब्ध है तो निरंतर पानी दिया जा सकता है। धान के बीजों द्वारा पर्याप्त पानी सोख लिए जाने और इस तरह फूल जाने पर बीज भिगोने का काम पूरा हो जाता है। बहुत ज्यादा अंकुरण न होने पाए, इसको लेकर सावधानी बरतें। धान का अंकुर लगभग 1 मिलीमीटर हो जाने पर बुवाई के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। अंकुरित न होने वाला या बहुत ज्यादा अंकुरित हो गया धान उचित रूप से उग नहीं पाता है। धान के बीजों का अंकुरण पूरा हो जाने पर उन्हें छाया में सुखाया जाना चाहिए। धान के बीजों को विनाइल की शीट पर फैलाकर छाया में सुखा ले। धान के बीज उपयुक्त रूप से सूखे हैं या नहीं, ये जानने के लिए उन्हें अपनी मुट्ठी में बंद कर फिर उसे खोले। कई बीज आपकी हथेली से चिपक जाने चाहिए। अब आइए बुवाई की प्रक्रिया पर नजर डालें। यहां कुबोटा मैनुअल बुवाई मशीन से बीजों की बुवाई करने की विधि बताई गई है। सीडलिंग ट्रे के दोनों तरफ लगी पटरियों पर बुवाई करने वाली मशीन को धकेलकर बीजों की बुवाई कर उन्हें मिट्टी से ढकने का काम किया जा सकता है। बुवाई करने वाली मशीन चलाने के लिए लकड़ी की पटरियां बनाकर उन्हें एक समतल सतह पर रखें। चौक और लकड़ी जैसी सामग्री से इस प्रकार पटरियां बनाएं कि उनकी चौड़ाई सीडलिंग ट्रे की चौड़ाई के अनुरूप हो।
इस चित्र में अनुशंसित लंबाई चौड़ाई दर्शाई गई है। बोए जाने वाले बीजों की मात्रा तय करने के लिए पहले परीक्षण के तौर पर बुवाई की जाती है। सीडलिंग ट्रे को तैयार खेत की मिट्टी से भरे। स्मूदिंग प्लेट की 10 मिलीमीटर किनारी के साथ क्यारी की मिट्टी 20 मिलीमीटर की मोटाई तक समतल करें। इस बात का ख्याल रखते हुए सावधानी बरते कि किनारों पर मिट्टी का स्तर बढ़ जाता है। किसी भी बीज को छलक कर गिरने से रोकने के लिए कतार की शुरुआत और अंत में खाली ट्रे रखें। अगर पटरियों के लिए लकड़ी की फ्रेम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो सीडलिंग ट्रे की दोनों तरफ एक एक लकड़ी का लट्ठा रखें। बुवाई करने के लिए पटरियों पर बुवाई करने वाली मशीन आगे बढ़ाएं। विषमता से बचने के लिए स्थिर गति से चलें। तेज गति से चलने पर कम बीजों की बुवाई होती है और धीमी गति से चलने पर अधिक होती है। अगर कोई क्षेत्र बीज रहित है तो वहां हाथ से बुवाई करें। हाथ से बुवाई करने के लिए क्यारी की मिट्टी में हाथ से समान रूप से बीजों की बुवाई करें। अंत में यहां बुआई बाद प्रबंधन के संबंध में कुछ अनुशंसाएं की गई हैं। सभी नर्सरी की ऊंचाई लगभग 5 मिलीमीटर हो जाने पर अंकुरण पूरा हो जाता है। अधिक लंबे अंकुर मुड़ सकते हैं और रोपाई गड़बड़ हो सकती है। नर्सरी का अपूर्ण या असमान अंकुरण होने पर रोपाई बाद नर्सरी की जगह खाली रह सकती है। क्यारी की मिट्टी सूखने से पहले पानी बह जाने दें। ट्रे को कभी भी पानी में नहीं डुबोया जाना चाहिए, बल्कि पानी ट्रे के नीचे से रिसना चाहिए। इन्हें डुबाने से बढ़ोतरी कम या असमान हो सकती है। नर्सरी की पत्तियों को धूप से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए और अचानक बारिश द्वारा नर्सरी को बहा ले जाने से बचाने के लिए नर्सरी की सभी ट्रे को जाली से ढक दे। ध्यान रखें कि नर्सरी सूख कर मर न जाए, लेकिन बहुत अधिक पानी से नर्सरी कमजोर पड़ जाएगी। बहुत ज्यादा सूखा होने से बचाने पर ध्यान देते हुए नर्सरी को ठीक से पानी दे। नर्सरी की ऊंचाई 10 से 15 सेंटीमीटर हो जाने पर और पत्तियों की संख्या 2 से 2.5 हो जाने पर नर्सरी ट्रांसप्लांटर से रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। नर्सरी को खेत में ले जाएं जिसमें उन्हें लगाया जाना है। नर्सरी का न तो ढेर लगाएं, न ही नर्सरी को रोल करें, नहीं तो रोपाई विफल हो सकती है। नर्सरी को रैक का इस्तेमाल कर सावधानी पूर्वक ले जाएं। आपने अभी जाना कि राइस ट्रांसप्लांटर्स के लिए उपयुक्त नर्सरी उगाने की विधि क्या है। ट्रांसप्लांटर के लिए उपयुक्त स्वस्थ नर्सरी का पोषण कर आप धान की अच्छी नर्सरी उगा सकते हैं और राइस ट्रांसप्लांटर के कई फायदों का पूरा इस्तेमाल कर भरपूर पैदावार की अपेक्षा कर सकते हैं। ये काम करने के लिए आपको उत्तम नर्सरी प्रबंधन में महारत हासिल करनी होगी।